नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत का फिर बजा डंका। मार्केट आवर्स में अपने निकटतम कॉम्पिटिटर से काफी आगे 84% मार्केट शेयर के साथ जबरदस्त लीडरशिप। नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और इजरायल के बीच हुए कई अहम समझौते। इजरायल में चलेगा भारत का यूपीआई, साइबर सुरक्षा, शिक्षा और एआई के क्षेत्र में बड़े समझौते। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर भी एमओयू साइन। मछली पालन और कृषि के क्षेत्र में भी समझौता। डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू शेयरिंग पर सरकार का सख्त रुख। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बदलें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंटेंट क्रिएटर के साथ करें रेवेन्यू शेयर। कमाई का सही बंटवारा जरूरी। 8वीं की किताब में विवादित चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, माफी से नहीं चलेगा काम, महंगाई से गहराई से जांच की जरूरत है। एनसीईआरटी डायरेक्टर को भेजा नोटिस। हवाई सफर करने वालों को बड़ी राहत। एजेंट या पोर्टल से हवाई टिकट बुकिंग पर 14 दिन में मिलेगा रिफंड। नाम सुधारने पर 24 घंटे के भीतर कोई चार्ज नहीं। बदलाव को लेकर डीजीसीए ने जारी किया नोटिफिकेशन। 26 मार्च से लागू। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर दायरे में बाजार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद। डिफेंस, फार्मा, पीएसयू बैंक से जुड़े शेयरों में खरीदारी। ऑटो, तेल, गैस, केमिकल इंडेक्स बढ़त पर बंद। 2 से 5 कंपनियां सिर्फ पूरी दुनिया के एआई बना रही हैं। 4 अमेरिकन है, 1 चाइनीज है। वाह, राइट। सो एआई इज एक्सट्रीम कंसंट्रेशन। भारतीय आईटी कंपनियां इस समय लड़ रही हैं अस्तित्व की लड़ाई। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा ने कहा, एक अकेली एंथ्रोपिक का मार्केट कैप भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों से हो चुका है ज्यादा। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले पहले लीडर बने पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की भी काफी पीछे। पीएम की उपलब्धि को बीजेपी ने किया पोस्ट। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए बड़ा दिन। जिम्बाब्वे से मैच जीतना जरूरी। पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत। इधर दक्षिण अफ्रीका के हाथों वेस्टइंडीज की हार के बाद कम हुआ नेट रन रेट का टेंशन। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत का फिर से डंका बजा है। मार्केट आवर्स में अपने निकटतम कंपटीटर से सीएनबीसी आवाज काफी आगे है। मार्केट आवर्स में सीएनबीसी का मार्केट शेयर 83.9% है। एक बार फिर साबित हो गया है कि मार्केट को समझने और जानने के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज को चुनते हैं। नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू शेयरिंग पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को बदलना होगा और कंटेंट बनाने वालों को न्याय संगत हिस्सा देना होगा। उनका कहना है कि न्यूज़ पब्लिशर्स, स्वतंत्र पत्रकार, दूर दराज के क्रिएटर्स, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स सभी की मेहनत से प्लेटफॉर्म की कमाई होती है। इसलिए कमाई का सही बंटवारा जरूरी है और अगर प्लेटफॉर्म खुद से अपनी नीतियों में सुधार नहीं करते हैं तो सरकार कानूनी ढांचा बनाकर इसे सुनिश्चित करने का रास्ता अपना सकती है। Must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere, the concern, the principle now has to be set right, and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content.
और इस पूरी खबर को डिटेल के साथ समझा रहे हैं असीम मनचंदा। देश में बहुत सारे युवा लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और अपने आप को क्रिएटर कहते हैं और वहीं से अपनी कमाई सोशल मीडिया से ही करते हैं। आज इसको लेकर के जो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, उनको सोशल मीडिया कंपनियों को अपना रेवेन्यू उनके साथ साझा करना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई अगर रिसर्च कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, वो अपना कोई कंटेंट अपलोड कर रहा है तो सोशल मीडिया फेयर तरीके से उनके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करें। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि जो न्यूज बनाने वाली कंपनियां हैं, न्यूज पोर्टल है, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट अपलोड कर रही हैं, उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल मीडिया है अगर वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट अपलोड कर रही है तो उनको भी फेयर रेवेन्यू मिलना चाहिए। खासतौर पर यही बता दूं कि अभी फिलहाल कुछ ही कंपनियां हैं जो कि क्रिएटर के साथ रेवेन्यू का शेयर करती है। यूट्यूब है या एक्स है, वही प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिएटर के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करते हैं। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अपने रेवेन्यू क्रिएटर के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम भी है जो कि अब क्रिएटर के साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करता है। फेसबुक भी तो करता है तो लेकिन वो काफी कम मात्रा के अंदर अपने रेवेन्यू क्रिएटर के साथ शेयर करता है। तो आज जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनसे ये अपील की है कि जो भी रेवेन्यू आप कमा रही हैं उसका एक फेयर शेयर आप सब क्रिएटर्स को दीजिए। अगर ऐसा आने वाले दिनों में होता है या सरकार किसी भी तरह का इसको लेकर के कोई कानून पास करती है तो जो क्रिएटर्स हैं उनको इसका फायदा काफी हो सकता है। और आज आवाज अड्डा में भी इसी गंभीर विषय पर होगी बड़ी चर्चा। सोशल मीडिया प्लेयर कमाई करो शेयर, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। CNBC आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की भी खबर है। टिकट रिफंड को लेकर एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कुछ बदलाव किए हैं। अब पैसेंजर्स को रिफंड पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ मिल जाएगा। डिटेल से खबर बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, कैंसिल किए गए फ्लाइट टिकट का रिफंड आमतौर पर एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन अब सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कुछ बदलाव किए हैं इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए। जो सबसे पहले बदलाव किया गया है वो ये है कि अगर आप कोई टिकट कैंसिल किसी एजेंट या पोर्टल के थ्रू करवाते हैं तो फिर आपको रिफंड 14 दिन के अंदर मिल जाएगा। पहले ये सीमा 30 दिनों की थी। लुक इन पीरियड में भी बदलाव किए गए हैं। लुक इन पीरियड वो समय होता है जब आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट को कैंसिल या फिर रीशेड्यूल करा सकते हैं। पहले ये सीमा 24 घंटे की थी, अब इसे बढ़ा के 48 घंटे कर दिया गया। हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि डिपार्चर की जो तारीख है उससे 7 दिन के भीतर ये नहीं होना चाहिए और साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की बात करें तो 15 दिन के भीतर जो है डिपार्चर नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। साथ ही नाम बदलाव करने में भी आप 24 घंटे के अंदर अगर नाम बदलाव करते हैं तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर कोई किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसिल करा रहा है तो एयरलाइन से कहा गया है कि वो पैसेंजर को या तो क्रेडेंशियल या फिर फुल रिफंड की व्यवस्था करे। ये जो नियम है ये 26 मार्च से लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बताने वाले NCERT की 8वीं क्लास के चैप्टर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने किताब की सारी कॉपियां ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं। NCERT के डायरेक्टर और स्कूल के एजुकेशन सेक्रेटरी को भी नोटिस भेजा है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। NCERT की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब के अंदर जुडिशरी को भ्रष्ट बताया गया था। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और आज सुनवाई की तारीख तय की थी। ठीक उससे पहले NCERT ने इसको लेकर के माफी मांगी और किताब को हटाने का फैसला किया। आज जब से इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाकाफी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में सोची समझी साजिश होने का अनुमान लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि जो भी चैप्टर है उसको हटा दिया जाए, उसकी जितनी भी कॉपियां हैं किताब की उसको जब्त किया जाए। डिजिटल मीडिया या डिजिटल स्पेस पर जो भी सामग्री है इससे रिलेटेड उसको भी हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये किताब लिखी है हमको उसके नाम भी बताइए, हम उनके ऊपर उसकी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी इसको लेकर के मांगे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो NCERT के डायरेक्टर हैं उसके साथ साथ स्कूल ऑफ एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी नोटिस भेजा
उनको कहा, उनसे पूछा कि बताइए आपको कोर्ट की अवमानना का दोषी क्यों ना माना जाए, आपके होते हुए ऐसी गलती कैसे हुई। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डायरेक्शंस पालन करने के लिए सरकार को निर्देश दे दिए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि एनसीईआरटी मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अपने इजराइल दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच डेलीगेशन लेवल बातचीत हुई। दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें शिक्षा, एआई और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। अब इजराइल में भारत का यूपीआई चलेगा। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर भी एमओयू साइन हुए हैं। मछली पालन और कृषि के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे लीडर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या राजनीतिक नेता के फॉलोअर्स इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता को लोग उनकी लगातार कनेक्टिविटी और जन भागीदारी वाले मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया है। फिलहाल इंस्टाग्राम पर ट्रंप को 43.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। उनके बाद जेलेंस्की को 16.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जनसंख्या बदलाव की समस्या से निपटने के लिए सरकार हाई पावर डेलीगेशन मिशन बनाएगी, डेमोग्राफिक मिशन बनाएगी। सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए विशेष ऐप अतिथि 2.0 लॉन्च किया है। इसके जरिए यात्री करेंसी, ज्वेलरी और अन्य वैल्यूएबल्स को डिक्लेयर कर सकेंगे। साथ ही इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ड्यूटी भी पे कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी एयरपोर्ट पर इसे दिखाकर अपना सामान भी वापस ले सकेंगे। आने वाले दिनों में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद
पेपर पर डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो अतिथि ऐप है ये एक रिवैम्प्ड ऐप है। पहले भी एक अतिथि ऐप थी हमारे पास, उसको हमने इस बार जो बजट के सुधार माननीय वित्त मंत्री जी ने विशेषकर बैगेज रूल्स 2026 के अंतर्गत किए हैं, उससे हमने इस ऐप के माध्यम से ये सुगमता अपने इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स को दी है कि वो डिक्लेरेशन ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आने के बाद भारत में लैंड करने के बाद उसके थ्रू ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह बाहर ले जाना चाहते हैं और फिर वापस लाना चाहते हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, कस्टम ऑफिसर को अपनी ज्वेलरी दिखा के उस सर्टिफिकेट को भी आप इस ऐप से जनरेट कर सकते हैं। ये ईज़ ऑफ लिविंग को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा कदम है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार की। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार, डिटेल बता रही कंचन नौटियाल। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आज हमें एक चौपी सेशन जो है वो देखने को मिला है। बात कर लीजिए निफ्टी की, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, एक फ्लैट क्लोजिंग बाजार जो है दिखाता हुआ बंद हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें अर्ली ट्रेड की तो वहां पे थोड़े से गेन्स देखने को मिले थे, लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में एक कूल ऑफ जो है वो देखने को मिला है। बाकी की अगर अब इस टाइम पे सेक्टर्स की बात करी जाए तो देखिए फार्मा में एक अच्छा खासा जो रुझान है वो आज के सत्र में देखा गया है। लेकिन अगर आईटी की बात करें तो ये अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत जो है फिसलता हुआ नजर आया है। डिफेंस में अच्छा आज रुझान था। पीएसयू बैंक एक हल्की फुल्की तेजी के साथ बंद हुआ है। ऑटो का भी वही हाल है। लेकिन अगर हम फ्लिप साइड में देखें तो एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स और कैपिटल मार्केट में आज थोड़ी सी मंदी का सत्र जो है वो देखा गया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। तो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स पीवी में अच्छा खासा रुझान था। आयशर मोटर्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स और साथ ही साथ मैक्स हेल्थकेयर अच्छी खासी तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिया। इनफैक्ट पूरा ही ऑटो सेक्टर आज सुबह से बजिंग मोड में था। अगले हफ्ते इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। फरवरी का जो ऑटो सेल्स का डेटा है उससे पहले ये रुझान है। लूजिंग पॉकेट में देखा जाए तो ट्रेंड इटर्नल में एक ब्लॉक डील हुई है, उसके बाद ये हमें मंदी देखने को मिली है। पावर ग्रिड और कोल इंडिया यहां पे गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। ग्लोबल की उसकी इस टाइम पे बात करी जाए तो वो भी कुछ इतने ज्यादा खास नहीं थे। इस टाइम पे मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में आज जो रुझान है हालांकि पॉजिटिव साइड में था। ओरेकल फाइनेंशियल, मैनकाइंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार एक दायरे में जो है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बंद होता हुआ नजर पड़ा है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। म्यूचुअल फंड्स अब वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड ऑफर कर सकेंगे। नए सर्कुलर में सेबी ने किन बदलावों का जिक्र किया है, पूरी डिटेल बता रही है हमारी सहयोगी विन्नी। बिल्कुल, तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आए हैं जो सेबी के सर्कुलर में है। मेनली कैटेगराइजेशन, रैशनलाइजेशन जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो पहले इक्विटी की साइड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस आए हैं। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड दो होते थे। एएमसीज इसमें नॉर्मली पहले एक फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चेंज क्या आ गया है कि एएमसीज दोनों फंड अभी ऑफर कर सकते हैं, वैल्यू फंड भी, कॉन्ट्रा फंड भी। दूसरा चेंज क्या अनाउंस किया इक्विटी साइड पे कि जो ओवरलैप होते हैं, इतने सारे फंड्स में बहुत सारी ओवरलैप्स होती है, सेक्टोरल फंड्स में भी बहुत सारे ओवरलैप्स होती है। तो मैक्सिमम 50% ओवरलैप बिटवीन सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स एंड अदर इक्विटी स्कीम्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इक्विटी स्कीम और आपके सेक्टोरल फंड में 50% से ज़्यादा ओवरलैप है तो वो अलाउड नहीं होगा। मैक्सिमम 50% हो सकता है। दूसरा चेंज क्या है, सेक्टर और थीमेटिक फंड्स की रिस्ट्रिक्शन से कहा गया है कि उन्होंने बोला कि आप जो सेक्टर्स या थीम्स डिसाइड करते हो वो कहाँ से होता है, तो वो एम्फी की जो अब हाफ ईयरली अप्रूव्ड लिस्ट आएगी उसमें से ये न्यू लॉन्चेस हो सकती है। फॉर न्यू लॉन्चेस इसमें से लिस्ट देखनी पड़ेगी, उनकी हाफ ईयरली लिस्ट एक आएगी कि ये सेक्टर्स में भी आप इसमें कर सकते हो, फंड खोल सकते हो। तो ये अभी ये रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट आ जाएगी। इन लिस्ट में से ही और इन सेक्टर्स में से जो एम्फी ने डिसाइड किया होगा उसमें से ही
फंड्स अपने नए फंड्स या सेक्टर थीमेटिक फंड्स कर सकते हैं। दूसरी है रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, एक चेंज आई है कि नाउ गोल्ड, सिल्वर और इन्वेट्स है, उसमें जो रेसिडुअल पोर्शन बचा होगा, जो अमाउंट में भी कैश में बचा होगा, वो रेसिडुअल पोर्शन अब इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक में भी हेज बन जाता है अगेंस्ट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड इन्वेट्स की तरफ से। कंप्लायंस विंडो कितना है? 3 इयर्स का कंप्लायंस विंडो है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स विथ मोर देन 50% ओवरलैप है, तो उनके लिए अभी भी 3 साल है। ऐसा नहीं है कि आज ही सब बंद कर लो, आज ही सब 50% से लोअर ला लो, वो सब नहीं है। 50% ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स उनको ये मैंडेटरी चेंज जो है 3 इयर्स के टाइम पीरियड में ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट डज दिस मीन फॉर इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी साइड चेंज? एक तो ये मतलब क्लियर बन जाता है कि अभी स्कीम्स की जो डिफरेंट डिविजन्स है वो डिफरेंशिएट क्लियरली हो जाएगी। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर हेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो रेसिडुअल अमाउंट है वो गोल्ड सिल्वर इन्वेट्स में इन्वेस्ट हो सकता है, तो वो एक हेज हो जाता है अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी। एंड ऑब्वियसली मंथली ओवरलैप डिस्क्लोजर्स है वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए बेटर बन जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, तो अवेयर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एआई का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है और वो एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2700 कर्मचारियों वाली कंपनी एंथ्रोपिक किस तरह दुनिया भर के आईटी सेक्टर को चैलेंज कर रही है और एआई का विस्तार इकोनॉमी के सामने किस तरह की चुनौती खड़ी कर रहा है। इन मुद्दों पर सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा से खास बातचीत की। आइए हम आपको इस बातचीत का एक अंश सुनाते हैं। एंथ्रोपिक का वर्ल्ड वाइड 2700 एम्प्लॉयज़ में आज की डेट में वो पूरे इंडियन आईटी इंडस्ट्री से बड़ी है जी। एंथ्रोपिक में 2700 लोग हैं, 380 बिलियन की वैल्यू है आज के दिन। एंथ्रोपिक की अकेले वैल्यू सारी आईटी सर्विसेज इंडिया की कंबाइंड से ज़्यादा हो गई है भाई। इस साल उनकी रेवेन्यू 14 बिलियन होगी। 2 साल में जो चूंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने प्रोजेक्शंस कुछ देखे हैं, 50 से 60 बिलियन का रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। 2700 लोग हैं। ये सत्य है। ठीक है। वो जो मैंने काला बिंदु बनाया कि वेल्थ भी इतना डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब आप देखो ना, दुनिया की जो फैंग कंपनियां हैं, 13 से 14 ट्रिलियन मार्केट कैप है सिर्फ वो फैंग कंपनियों का। इट इज मोर देन 4 इंडियाज। हम 140 करोड़ लोग हैं। कंपैरिजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है दुनिया का कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जब लाल बॉक्स हमने ऑटोमेट किया था, हमने जब मशीनें बनाई थी, हमने गाड़ियाँ बनाई थी, डेमोक्रेटिक था। गाड़ियाँ अमेरिका में बनती थी, यूरोप में भी बनती थी, जर्मनी में बनती थी, जापान में भी बनती थी, कोरिया में बनती थी, राइट। फिजिकल मशीन वॉज डेमोक्रेटिक। सॉफ्टवेयर जब ब्लू ऑटोमेट हुआ, सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहा है। सैप्स SAP जर्मनी की कंपनी है, राइट। स्पॉटिफाई स्वीडिश की कंपनी है, डेमोक्रेटिक था। एआई में क्या हो रहा है? 2 से 5 कंपनियां सिर्फ पूरी दुनिया का एआई बना रही हैं। 4 अमेरिकन है, 1 चाइनीज है। वाह। राइट। सो एआई इज एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज कैपिटल इतनी ज़्यादा चाहिए। $38,000 का एक GPU है एनवीडिया का, आपको 50 GPU चाहिए। सो 150 से 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक ढंग का एआई का मॉडल लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। सो दिस बिकम्स, वो नैतिकता के रिस्क हो जाती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। नमस्कार।